सर बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि वो जब बात करते हैं या अकेले में उन्होंने नोटिस किया कि उनके मुंह से बदबू आ रही है। सर इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? जैसे हमको शुगर है तो हमारे में कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेंगी। बहुत देर तक हम फास्टिंग रखते हैं तो उसमें भी कीटोन बॉडी ज़्यादा बनती है। टूथ क्लीनिंग के साथ टंग क्लीनिंग क्यों इतनी जरूरी है? जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने ब्रश कर लिया, जी। दांत साफ कर लिए, जीभ पे तो आपकी एक परत जमती जा रही है। बैड ब्रेथ का बहुत बड़ा रीजन हो गया। सर ओरल हेल्थ का दिल की बीमारी से क्या संबंध है? जी बिल्कुल सीधा संबंध है कि हमारे दांत में कोई कीड़ा लगा है। हाँ। तो बहुत कॉमन काज है वो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का। तो लोग इसको बड़ा कम रिलेट करते हैं कि नहीं दांत से हार्ट से क्या मतलब, लेकिन बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हमेशा रेगुलर चेकअप कराएं, उसको छोटी परेशानी ना समझें, क्योंकि आपकी छोटी सी परेशानी आपको बड़ी प्रॉब्लम में ला सकती है। सबसे कॉमन ओरल कैंसर कौन सा है इंडिया में? इंडिया में सबसे कॉमन ओरल कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मतलब जो मुंह के मसूड़ों का इनका होता है, मिकोसा का होता है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, सीएम फंड है, दीनदयाल उपाध्याय कार्ड है, तो आप उससे आराम से करा सकते हैं। सर दिल की बीमारी के मरीज कौन कौन सा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं डेंटल में? 6 महीने तक बस आपको अवॉइड करना है, 6 महीने साल भर। फिर कार्डियोलॉजिस्ट के कंसल्ट के बाद आप सारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई भी हो। कि हम खाना खा रहे थे और हमारा जबड़ा अटक गया, सर इसमें क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शशि, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और मैं वेलकम करती हूं आपका अपने पॉडकास्ट मार्गदर्शन टॉक्स में। आज हम बात करेंगे ओरल हेल्थ के बारे में, ओरल सर्जन से। क्या आप लोगों ने सोचा है ओरल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसे मेंटेन कैसे करें? ओरल कैंसर क्या होता है? कैंसर के पहले की कंडीशन, जिसे प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज होता है? और हाँ, आज का यूथ गुटखा पान इन सब की तरफ बहुत तेज़ी से इन्फ्लुएंस होता है, बट जब उसे एहसास होता है कि ये बैड हैबिट है, वो उसे छोड़ना चाहता है। शुरुआत कहाँ से करें, ये सब हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं लखनऊ के जाने माने अनुभवी ओरल सर्जन डॉक्टर पंकज द्विवेदी सर का। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार सर, शुरुआत करते हैं, आपको ओरल सर्जरी लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सच ऐसी कोई खास प्रेरणा नहीं। मेडिकल बैकग्राउंड से थे, फादर मेरे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। तो जब छोटे थे तो उनके साथ हॉस्पिटल जाते रहते थे। वो जब ओटी आते थे लाल बत्ती वाला जी, तो जब बाहर निकलते थे तो उनके मरीज के जितने अटेंडेंट थे, कैसा हुआ तो बड़ा अच्छा लगता था। तो हमको था कि जब भी कुछ करेंगे, हाँ बनना डॉक्टर ही था, लेकिन जब भी कुछ करेंगे सर्जरी में ही करेंगे। फिर मेरा 12th के बाद BDS में हुआ। उसके बाद से इस सर्जरी के लिए 3 साल वेट की। उसके पहले काफ़ी ब्रांचेज मिल रही थी, ऑप्ट नहीं किया कि वही लाल बत्ती का सपना पूरा करना है, तो सर्जरी हो गया। तो सर लाल बत्ती का सपना पूरा हो गया। जी सर, ओरल हेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है, आपको क्या लगता है? ओरल हेल्थ ओवरऑल इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऐसे समझिए जैसे आपका स्टूडियो या कमरा जो भी है जी, पूरा साफ सुथरा है। हाँ। आप इसमें रोज झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सब कुछ करें, खूब साफ करें इसको। लेकिन जिस डोर से एंट्री है, जैसे हमारा मुंह पूरे शरीर की एंट्री है जी, उस डोर पे हम मिट्टी ला के रख दें या कचड़ा ला के रख दें, जो घुसेगा वो कचड़े के साथ घुसेगा, बिल्कुल। इसी कमरे में आएगा। तो आप कुछ भी कर लें, इसको मेंटेन नहीं कर सकते, चाहे कितनी बार भी साफ रख लें। इस तरह ओरल कैविटी है। ऊपर के स्ट्रक्चर में जो कुछ है, हमारा मुंह है, नाक है, आँख है, ये सब डायरेक्ट इन्वायरमेंट से एक्सपोज है। जी, बाकी बॉडी के अंदर जो कुछ है उसके ऊपर तो स्किन और ये सब कवरेज है, इनके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ हम खा रहे हैं, अगर मुंह हमारा गंदा है तो वो कचड़ा हम अंदर ले जा रहे हैं। तो हम कुछ भी कर लें, अपने व्यायाम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन हम अपनी बॉडी को फिट नहीं रख सकते अगर हमारा मुंह साफ नहीं होगा। तो इसीलिए मुंह को साफ रखना सबसे ज़्यादा जरूरी हमेशा जरूरी है। जैसे आप अपने घर में देखते होंगे बच्चों को, जब भी होता है कि स्कूल में ये फैला हुआ है, खांसी फैली हुई है, क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि इन्फेक्शन इसी रास्ते जाना है। बिल्कुल। सर बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि वो जब बात करते हैं या अकेले में उन्होंने नोटिस किया कि उनके मुंह से बदबू आ रही है। सर इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? बदबू आने के कई रीजन हो सकते हैं। जी। एक तो सबसे पहले वही कि ओरल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है। हाँ, तो इस पे हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर गंदा है तो वो सब कुछ बीमारी लाएगा। बिल्कुल। दूसरा जो है, कुछ सिस्टमिक कंडीशन है। सिस्टमिक कंडीशन है मतलब हमारी बीमारियाँ। जैसे हमको शुगर है तो हमारे में कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेंगी। बहुत देर तक हम फास्टिंग रखते हैं तो उसमें भी कीटोन बॉडी ज़्यादा बनती है। तो ये फीटस हिपैटिस के उसमें रूप में हमारे मुंह में आएंगी और वो बैड स्मेल करेंगी। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि लिवर डिजीज़,
कि मोस्टली अल्कोहलिक में देखा होगा कि वो भले रात में पीते हो लेकिन सुबह आपको उनके मुंह से बदबू आएगी, वो कितना ही ब्रश कर लें। हाँ। ठीक? क्योंकि अल्कोहल भी यही करेगा कि आपके मुंह से पानी नमी छीन लेगा, तो वो डीप बैठ जाते हैं आपके अंदर, तो आपके मुंह से बदबू आएगी। जी सर, इसका क्या इलाज है? इलाज है साफ रखें। बिल्कुल। अगर आप डायबिटीज़ है तो ये सब कंट्रोल करें। दूसरा, माउथवाश भी मार्केट में आते हैं। अब माउथवाश में चुनना कौन सा है? हाँ। मोस्टली माउथवाश जो मेडिकल माउथवाश आते हैं उसमें क्लोरहेक्सिडिन मेन इंग्रेडिएंट होता है। कुछ कमर्शियल माउथवाश भी आपने देखा होगा, ऐड आते रहते हैं, जी। तो वो पहले अल्कोहल बेस्ड होते हैं। अल्कोहल बेस्ड माउथवाश से फ़ायदे तो है, नुकसान उसके बस ये है कि जब भी अल्कोहल आप ले रहे हैं तो वो ड्राइनेस ऑफ माउथ काज करेगा। तो आपकी मुंह की बदबू तो जा रही है लेकिन ड्राइनेस के चलते उसकी नमी चली जा रही है मुंह की, तो आपको बीमारियां जल्दी जल्दी होंगी, कैविटीज़ जल्दी जल्दी होंगी। तो ये आपके नुकसान माउथ वॉश सेलेक्ट करने में भी हमें बहुत ही आप लोग- समझदारी बरतनी है। जी बिल्कुल, आप लेवल को देखें, अगर नॉन अल्कोहलिक माउथ वाश यूज करें। जी। और सर एक सवाल और है कि टंग क्लीनिंग के एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, माउथ वॉश का पीरियड क्या होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि माउथ वॉश आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, माउथ वॉश का पीरियड ये है कि पहले कोई भी केमिकल आप बॉडी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, माउथ वॉश ही क्यों ना हो, आप उसको टेस्ट करें। अगर माउथ वॉश आपको पिगमेंटेशन कर रहा है या कोई ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है या आपको एलर्जिक रिएक्शन, आपके कुछ ऐसे चेंजेस जा रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसको बंद कर दें। और इन जनरल आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही तो भी माउथ वॉश 15 से 20 दिन के बाद डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। जी। सर ये बताइए कि टूथ क्लीनिंग के साथ टंग क्लीनिंग क्यों इतनी जरूरी है? ठीक है, टूथ क्लीनिंग के साथ टंग क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने ब्रश कर लिया, दांत साफ कर लिए, जीभ पे तो आपकी एक परत जमती जा रही है, बैड ब्रेथ का बहुत बड़ा रीजन हो गया। हाँ जी। दूसरा, आप बाकी चीज़ों को उस पर आकर्षित करती बीमारियां हैं, जैसे कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, फंगल डिजीज हुई, जैसे आम भाषा में आप घर में फ्रूट्स और ये रख दें उस पर फफूंदी पड़ जाती है। हाँ जी, वैसे जीभ पे भी आपकी फफूंदी पड़ने के चांसेस हमेशा होते हैं। जीभ साफ रखेंगे, और आप मुंह को कितना भी साफ कर ले, जीभ नहीं साफ कर रहे हैं, खा उसी रास्ते रहे हैं, तो बैक्टीरिया तो अंदर जा ही रहा है आपके। इसीलिए टूथ क्लीनिंग के साथ साथ टंग क्लीनिंग भी उतनी ही जरूरी है, इनफैक्ट ज़्यादा जरूरी है। जी। बोलना जबान से है। हाँ सर, प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है कि लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे आप दांत का इलाज नहीं करवा सकते हैं। सर क्या ऐसा है? ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि दांत का इलाज नहीं करा सकते हैं। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी में जैसे आप समझिए कि कुछ भी आपको तकलीफ होती है, आप इल हैं, प्रेग्नेंट है, आपके बॉडी में एक चेंज आता है। आप बीमार हैं तो भी आपकी बॉडी में एक चेंज आएगा, प्रेगनेंसी है तो भी महिलाओं की बॉडी में एक चेंज आएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो आपकी बीमारियां ज़्यादा उभर के आती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में हमेशा चेकअप कराते रहें, इसको टालें ना कि नहीं अभी नहीं बाद में कर लेंगे, कि बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप पेन बर्दाश्त करने के सिवा। प्रेगनेंसी में जिंजिवाइटिस बहुत कॉमन है। जिंजिवाइटिस का मतलब मसूड़ में स्वेलिंग हो जाएगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह होती है। बार बार चेकअप कराते रहें, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप इलाज नहीं करा सकते। हाँ, सेफेस्ट पीरियड जो होता है, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो पहले 3 महीने को अवॉइड करें। सेकंड ट्राइमेस्टर 3 से 6 मंथ बिल्कुल सेफ होते हैं, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, दवाइयों में कुछ परहेज होता है प्रेगनेंसी में, मोस्टली पेन किलर और एंटीबायोटिक में आपके परहेज करने चाहिए। सेफ तो कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ अगर आपको पेन ऐसा है जो बर्दाश्त नहीं, तो पैरासीटामॉल ले सकते हैं, लेकिन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से गाइडेंस में लें। बाकी ट्रीटमेंट की पार्ट में आगे, इमरजेंसी ट्रीटमेंट अगर कोई भी है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल हो, कुछ भी कंट्राइंडिकेशन है, किसी भी फेज में वो ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए जो आपके पेट में ही है। सर ओरल हेल्थ का दिल की बीमारी से क्या संबंध है? जी बिल्कुल सीधा संबंध है। जो भी मुंह में हमारे बैक्टीरिया होते हैं तो उनका ट्रेवल का पाथ है, एक ट्रेवल का पाथ तो धमनियों के थ्रू, हमारे रक्त वाहिकाओं के थ्रू हमारे हार्ट तक जाते हैं। तो अगर हमारी ओरल हेल्थ ठीक नहीं होगी या हमारे दांत में कोई कीड़ा लगा है, हाँ। तो बहुत कॉमन काज है वो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का। तो लोग इसको बड़ा कम रिलेट करते हैं कि नहीं दांत से हार्ट से क्या मतलब, लेकिन बहुत डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो हमेशा रेगुलर चेकअप कराएं, उसको छोटी परेशानी ना समझें, क्योंकि आपकी छोटी सी परेशानी आपको बड़ी प्रॉब्लम में ला सकती है। सर डायबिटिक पेशेंट किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है कि वो सिर्फ ओरल हेल्थ नहीं, पूरे शरीर पे इफेक्ट डाल रही है। करेक्ट करने में यह है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज तो ठीक है, अगर अनकंट्रोल्ड है, आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हर जगह फर्क डाल रही है। वो सिर्फ दांत पे नहीं फर्क डाल रही, हड्डियों पे नहीं फर्क डाल रही, रेटिना पे, सब जगह उसका असर है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वैसे ही मुंह में भी फर्क डालेगी।
आपको गम प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। डायबिटीज़ है तो बैक्टीरियल कंडीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका फीड वही ग्लूकोज है, मिल रहा है जो उनको। कैविटीज़ के इंसिडेंट ज़्यादा बढ़ेंगे, बोन लॉस ज़्यादा होगी, आपकी हड्डियों में गलन ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा, लूजनिंग ऑफ टूथ होगी, और कोई भी हीलिंग है, डायबिटीज़ में मोस्टली हीलिंग स्लो हो जाती है, तो कुछ भी घाव आपके मुंह में हो रहा है तो वो हील नहीं करेगा, और हील नहीं करा इन्फेक्शन ज़्यादा होगा नॉर्मल से। सर, मुंह के छालों का क्या रोल है, कब वो डेंजरस हो जाते हैं? इसको ऐसे बांटे कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। तो पहला तो सेल्फ एग्जामिनेशन एकदम ना करें। छाला है, अगर एक हफ्ते में वो ठीक हो रहा है तो कोई परेशानी, ऐसा कोई नहीं इसको छाले नहीं आते हैं, आते हैं। अगर वो ठीक हो रहे हैं ऑन एंड ऑफ, ठीक है, आप उसको बिल्कुल भूल जाएं, नॉर्मल छाले की तरह ट्रीट करें। नॉर्मल दवाएं आती हैं, अगर आपको बहुत परेशान तो पेन किलर ये सब ले सकते हैं, कुछ जेल्स आते हैं, लगा लिया। लेकिन कोई छाला अगर ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और पेन नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत है। तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। उसके पहले बिल्कुल परेशान ना हो, बस ध्यान रखें कि हाँ, मुंह को हमेशा एग्जामिनेशन कराते रहें, कि क्योंकि ऐसे अल्सर अक्सर जो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं वो पेनलेस होते हैं, पेन होता नहीं उनमें। जी सर, एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कैंसर अचानक से तो आता नहीं है, कैंसर के पहले कुछ लक्षण दिखाई देते होंगे, कुछ हमें सिम्टम्स पता चलते होंगे, तो सर वो क्या होते हैं, थोड़ा इस पे गाइड करिए। कैंसर से पहले की स्टेज को प्री कैंसरस बोलते हैं। उसको 2 पार्ट में बांटा गया। जी बिल्कुल। एक प्री कैंसरस लीजन होता है, एक प्री कैंसरस कंडीशन होता है, जो WHO की गाइडलाइन कहती है। प्री कैंसरस लीजन का मतलब होता है किसी एक जगह पे, जैसे हमारे मुंह में हम बोलें जीभ पे, तो जीभ एक जगह हो गई कि वहाँ पे एक छाला है, उसमें एक पोटेंशियल है कैंसर में कन्वर्ट होने का। तो वो अगर पहले हम लोग डिस्कस किए, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा छाला है, हील नहीं कर रहा है, और आपको सिस्टमिक कंडीशन के साथ हैं, या कोई चीज़ बार बार इरिटेट कर रही है, तो वो कैंसर बन सकता है। अब आगे कंडीशन में। कंडीशन का मतलब जनरलाइज स्टेट है कि सिर्फ जीभ नहीं, उनको हर जगह, जैसे हमारे गाल में भी तकलीफ है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जीभ में भी जलन हो रही है, हम खा नहीं पा रहे हैं, या अचानक से हमारे आवाज़ में कुछ चेंज आया है, तो ये सब कैंसर के वार्निंग साइन है। इस समय थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो भी क्वालिफाइड से। जी सर, क्या क्या लक्षण होते हैं जिनको जो जो अगर दिखाई दें तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हमें खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर के ही पास जाना है? प्री कैंसरस लीजन में जैसे 2 तरीके के, कभी कभी देखा होगा कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं हमारे मुंह में सफ़ेद रंग का एक घाव है। जी। अगर वो नहीं हील कर रहा है और साथ में आपकी हिस्ट्री भी है टोबैको की, या कुछ इरिटेशन की हिस्ट्री है, कुछ भी आप सिगरेट पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अगर वो 3-4 हफ्ते हो गए और दवा करने के बावजूद, या कॉज खत्म, कॉज का मतलब आपने तंबाकू भी छोड़ दिया, अगर कुछ इरिटेट करे, इरिटेशन भी हटा दिया, उसके बावजूद वो हील नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। जी। डॉक्टर को दिखाएं। कभी कभी ये छाले ऐसे होते हैं जिनमें इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल है, होमोजेनस स्टेट में होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग भी पड़े रहेंगे, उनमें कैंसर बनने की संभावना नहीं होती। लेकिन वो दिखाएं डॉक्टर को, वो क्लिनिशियन पे छोड़ दें, अगर उसको लग रहा है तो वो बायोप्सी ले लेगा, वहाँ से एक टुकड़ा काट के जांच के लिए ले लेगा। कंडीशन की बात करें, जैसे फाइब्रोसिस है, जो लोग गुटखा खाते हैं तो उनकी एक नॉर्मल कंप्लेन होती है कि हमारा मुंह कम खुला है, मुंह में जलन बहुत हो रही है, और जलन के मिर्ची बहुत लग रही है। एग्जैक्टली। घर में कोई भी उनके घर वालों से पूछे तो नॉर्मल इनके चलते घर में मिर्च नहीं पड़ती, मसाला नहीं पड़ता, फिर भी एक थाली फेंक देते हैं कि खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। उसके रीजन कई हैं। एक तो आप जब गुटखा खाते हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप एक तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन गालों में होने लगता है। दूसरा, आपका मुंह एक कमरे की तरह है, एक घर की तरह है, उसमें 32 लोग की रहने की जगह है। बिल्कुल। आपने गुटखा खा के क्या किया, उस कमरे को छोटा करते चले गए। तो मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट की एक जगह थी, उसमें 32 लोग आ सकते थे, आप उसको 50 स्क्वायर फीट किए। आदमी उतने के उतने अभी भी हैं। हाँ। वो टेढ़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई दीवार में टकरा रहा है, तो वो इस दांत के साथ भी हो रहा है। आपने मुंह को छोटा कर लिया, आपके दांत ही आपके दुश्मन हो गए। अब वो गाल को काट रहे हैं कभी, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप ट्रीटमेंट, अगर आप माउथ ओपनिंग बहुत कम, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते, उसको अवॉइड करते रहते हैं आप। ये बहुत बड़ा कारण है एक, कि वो छाला हील नहीं कर रहा है, कंटिन्यूस इरिटेशन और कैंसर का। कुछ चीज़ें और हैं जिसपे आदमी आजकल यूथ परेशान है, या खासकर घर की महिलाएं, ये पर शीशे में बार बार किसी छाले को देखने से छाला ठीक नहीं होना है। हाँ। ठीक, और वो सिर्फ दिमाग में वहम बनाता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं मुंह में, जैसे आपके मुंह में पीले पीले छाले होते हैं, हाँ। जिसको आप
नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फोर्डिसिस ग्रैन्यूल। जी। वो छाले कोई कैंसर नहीं है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बस आपके मुंह में जैसे किसी की 6 उंगली है तो नॉर्मल है वो, हाँ, उसके लिए कोई उसको नुकसान कोई नहीं है। बीमारी नहीं है। हाँ। वैसे डेवलपमेंट के थ्रू जब भी जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो हमारे मुंह में भी कभी कभी आ जाती हैं, तो वो येलोइश दिखती हैं, तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है जहां आपके दांत बाइट कर रहे हैं, मिलते हैं, वहां पे एक लाइन सी आती है, व्हाइट लाइन। वाइट लाइन सी आती है, हाँ। एग्जैक्टली। जी। उसको बोलते हैं लीनिया अल्बा बक्केलिस, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। आप 200-400 करोड़ की दवाई खा लें वो जाएगा नहीं, क्योंकि आपके दांत ही वहीं बाइट कर रहे हैं, वहीं तो एक bite निशान कर पड़ गया है। हाँ। जैसे ये पैंट हम पहन रहे हैं तो एक प्लेट बनी हुई है, हाँ, हाँ। उसको कुछ भी करें, हम कितना ही प्रेस करें, प्लेट हमेशा दिखेगी। दिखेगी, वैसे आपके मुंह में वो लाइन हमेशा दिखेगी। हाँ। आप कुछ करें, आप सिर्फ परेशान होंगे और दिमागी उलझन। दूसरी एक चीज और है, आप ऊपर वाले से जो मांगेंगे वो आपको दिन मिलेगा। अगर आप रोज यही सोच रहे हैं हमको कैंसर है, तो एक दिन चांसेस हैं होने की, ठीक, तो इसको छोड़ दें। भगवान भी बोलेंगे कि हाँ, अब दे ही तथास्तु। देते। सर, इतनी बात हो रही है कैंसर की, ये भी बताइए कि सबसे कॉमन ओरल कैंसर कौन सा है इंडिया में? इंडिया में सबसे कॉमन ओरल कैंसर है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मतलब जो मुंह के मसूड़ों का इनका होता है, मिकोसा का होता है। जी। इसकी जांच का सबसे आसान रास्ता है कि अगर किसी भी सेल्फ डायग्नोसिस न करें, जब भी आपको लग रहा है कि हाँ हमें परेशानी है, पहली बात छुपाए ना। खासकर छुपाता कौन है? हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ऐसा लगता है, और जो उपेक्षित है, जिनको बार बार हम पूछ नहीं रहे हैं, तो उसको छुपाए रहते हैं, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं है, जबकि उनको छाला है। जब आप उनसे हिस्ट्री, जैसे मेरे पास मरीज आते हैं, उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो वो छाले उनके 8 महीने से होते हैं, और वो इतने बड़े हो चुके होते हैं, जब सबको बदबू आना शुरू हुई तब वो दिखाना शुरू करते हैं। तो कभी भी लगे छोटा है, अगर वो 4-5 हफ्ते दिखाएं, डरे ना। डर से कोई इलाज नहीं है। मेरे आंख बंद करने से दुनिया नहीं खत्म हो जा रही है। हाँ, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता। हाँ, सिर्फ हम छुपा रहे हैं उसको, अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, कुछ नहीं। अर्ली डायग्नोसिस द की। अगर आप सही समय पे इलाज की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल संभव आप नॉर्मल लाइफ जिएंगे, इलाज भी हो जाएगा, आपको परेशानियां कम होंगी। जी। नहीं तो बाद में वो तो रुक नहीं रहा है, आपने सिर्फ आंख बंद की है। हाँ, हाँ। कैंसर तो बढ़ ही रहा है। बाद में आप जब जागरूक भी होंगे, आपके इलाज के रास्ते बन चुके होंगे। इसीलिए सही समय पे अवेयर सही होना समय पे बहुत दिखाएं। जरूरी है। अगर डॉक्टर कहता है कि जांच कराएं तो कराएं। मरीज आपका हो सकता है मना करें, अटेंडेंट से बात करें, समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जिसको होता है वो हर जगह यही सुनना चाहता है, कोई कह दे कि तुमको नहीं है। नहीं है, हाँ। लेकिन बीमारी जा नहीं रही है, आप दिखाएं, जांच की तरफ बढ़ें, अगर कुछ निकलता है इलाज कराएं। इसी के चलते मुझे लगता है वो बार बार डॉक्टर भी बदलते रहते हैं, कि कोई एक डॉक्टर उन्हें बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम जब भी जा रहे होते तो हमको लगता है कोई हमको बोल दे, कोई बुरा ना बोले तुम ठीक हो, हाँ, हाँ। तो हम उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि दूसरा आदमी जो हमको बोल रहा है कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, तो नॉर्मल है कि हम बदलते हैं। कोई कह दे कि तुमको कुछ नहीं है। जी जी। ओरल कैंसर डायग्नोज करने के लिए कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए? आजकल तो बहुत सी जांचें हैं। जो पहले बेसिक जांचें आती थी, जो डेंटिस्ट करते थे, हाँ। क्योंकि मेरा सेक्शन वही है। एक टाइलोडिन ब्लू स्टेनिंग होती थी। टाइलोडिन ब्लू स्टेनिंग में होता था कि चेयर साइड ही हम एक स्टेन लेके लगा देते थे और कलर देख के, लेकिन ये बहुत लीस्ट एक्सेप्टेड है और बहुत प्राइमरी डायग्नोसिस है। अभी जो बहुत से रेडियोलॉजिकल टेस्ट आ गए हैं, जैसे आपका सीटी हो गई, एमआरआई हो गई, पेट स्कैन आता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, कि आप ये कराएं, और इससे मेटाबॉलिज्म के आधार पे डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। लेकिन आज भी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, जिसको बोलते हैं बायोप्सी, या टुकड़ा काट के जांच लेना। जी सर, कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट को ऐसे बांटे तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जी। कैंसर कोई भी हो, पहला कीमोथेरेपी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा सर्जरी। इसको ऐसे समझिए, कीमोथेरेपी का मतलब हुआ दवा से, रेडियोथेरेपी का मतलब रेडिएशन यानी सिकाई आम भाषा में बोल देते हैं, सर्जरी का मतलब आप जानते ही हैं, जो हेड एंड नेक का रीजन है। इसमें इन दोनों का रोल थोड़ा लिमिटेड है, मतलब कीमो रेडियो का, क्योंकि कीमो हमको कहीं पे भी बीमारी है, हमारे लिए आसान रास्ता है कि उसको हटा दें। तो सर्जरी हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो आपका मतलब कीमो कब करें? कीमो हम तब करते हैं जब लीजन या तो इतना बड़ा हो गया कि अभी हम ऑपरेट नहीं कर सकते, हमारे वाइटल स्ट्रक्चर तक फैल रहा है, तो हमको सीधे गर्दन तो काट नहीं सकते। बिल्कुल। तो सीधा रास्ता है कि कीमो देके हम उसको छोटा करें पहले। छोटा करके अगर बार बार हम फिर जांच करते हैं, रेडियोलॉजी कराते हैं, अगर लगता है छोटा हो गया है, ऑपरेट लायक हो गया, तो हम ऑपरेट कर लें। सिकाई हमेशा डायरेक्ट ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ में नहीं है, खासकर हेड एंड नेक रीजन की बात करें,
सेकाई हमेशा एडजुवेंट थेरेपी, एडजुवेंट का मतलब वो हमें सपोर्ट कर रही है। जी। जैसे हमने सर्जरी की, सर्जरी करने में, सर्जरी जब पूरा जितना कैंसर का पार्ट है हम निकालते हैं, उसको हम जांच के लिए भेजते हैं। अगर उसमें भी 1-2 पार्ट जो हम निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब उसमें भी कैंसर का बहाव है, जी। तो फिर हम सेकाई के लिए बोलते हैं। सेकाई हमारा हमेशा एडजुवेंट है। सेकाई हमारी 30 से 35 साइकिल होती है, और वो इसलिए होती है कि हमें दोबारा चांसेस कम हो, मतलब एक तरीके से हम उसको जलाना हुआ। जी सर, कितने दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, कितने दिन भर्ती रहना होता है? डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है। जी। नॉर्मल अगर अर्ली स्टेज की डायग्नोसिस है तो 5-7 दिन में आदमी जा सकता है, जब भी उसको लगे कि वो एम्बुलेटरी हो गया है, थोड़ा ट्रॉमा कम हो गया है, तो आराम से आता है। बाकी अगर बहुत सीवियर केस भी है तो 10 से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता इसमें। जी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि हाँ खाने में तकलीफ होनी है, तो खाने की तकलीफ के लिए हम लोग नाक पे, क्योंकि मुंह से ऑपरेशन होना है तो आपके नाक पे नली एक डाल दिए तो उस रास्ते आप खा सकते हैं, घर पे भी ठीक ठाक से रह सकते हैं। 10 दिन से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। सर, क्या ये सर्जरी बहुत ही महंगी होती है कि नॉर्मल लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? पहले कभी हुआ करती थी, जी। अब इतनी महंगी नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि पहले ये सर्जरीज उपलब्ध नहीं थी छोटी छोटी जगहों पे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम लोग जिस जगह से आते हैं, छोटी जगह से, बस्ती से आ रहे हैं, तो हम लोग के यहाँ पहले ये सर्जरीज नहीं थी। तो हम लोग के यहाँ किसी को भी कैंसर होता तो आदमी इसी में टूट जाता कि हमको बॉम्बे जाना है, टाटा जाना है। बिल्कुल। तो वो आधा तो होपलेस वही होता कि वहाँ रहेंगे, एक्सपेंडिचर रहने खाने का इतना ज़्यादा जितना इलाज का नहीं है। अभी ये सर्जरीज आपके हर जगह पे उपलब्ध है, हर जगह पे एक डॉक्टर उपलब्ध होगा जो सर्जरी कर रहा है। बिल्कुल। तो आपकी उससे कॉस्ट कटिंग हो गई कि आपके रहने का, खाने का खर्चा ये सब खत्म हुआ, बिल्कुल। कास्ट आसानी हो गई। दूसरा, अब तो सरकार की इतनी स्कीमें हैं कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, सीएम फंड है, दीनदयाल उपाध्याय कार्ड है, तो आप उससे आराम से करा सकते हैं। मतलब सरकार भी इस बिल्कुल जागरूक है सरकार, बहुत ध्यान दे रही है आजकल। जी, तो कहीं ना कहीं इस एपिसोड के माध्यम से ये भी जागरूकता लोगों में जा रही है कि वो सरकार की स्कीम का भी फायदा उठाकर बिल्कुल। और ओरल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। जी सर, क्या कैंसर सिर्फ सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है? शुरुआती दिनों में तो सर मेडिसिन से भी सही कर सकते होंगे। नहीं, फिर से वही कि अगर ओरल कैंसर है या अल्सर है तो वो सर्जरी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। जब भी हम कीमो पे तभी शिफ्ट कर रहे हैं कि जब हमको उसको छोटा साइज छोटा करना है। अभी कुछ मोटेलिटीज रिसेंट में है, जैसे तालू के पीछे वाला हिस्सा, इसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, उस एरिया में अगर अल्सरेशन है तो उनमें हम जा सकते हैं दवाओं पे। दवाओं से ज़्यादा रोल में रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का है, उनमें हम जा सकते हैं। जी सर, किस स्टेज तक का कैंसर सर्जरी से ठीक किया जा सकता है? मीन्स कि उसमें कीमो और रेडियो का इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कैंसर आपका ऐसा हो कि इनिशियल स्टेज का हो तो सबसे अच्छा। बाकी लेटर स्टेज में इतना ना फैला हो कि जैसे आपकी खाने की नली या सांस की नली को उसने इन्वॉल्व कर लिया हो, तो फिर ऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो फिर हमको कीमो रेडिएशन यही जाना पड़ता है। इसको एक टर्म बोलते हैं पैलिएटिव केयर। जी। कि अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो कम से कम जितना दिन भी हमारे पास है तो एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करें, तो पैलिएटिव केयर हो। जी सर, लक्षण समझ लिए, इलाज हो गया। अब ये बताइए कि क्या कैंसर के मरीजों की कैंसर की सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? क्या वो क्वालिटी लाइफ जी पाते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं, उनकी विल पावर अगर अच्छी है, जी। फैमिली सपोर्ट अच्छा है, हाँ। आसपास के लोग कैसे हैं, तो बिल्कुल अच्छी लाइफ जी सकते हैं। कोई बीमारी आपको हुई, वो बीमारी आपको छू के चली गई। आपका एक्सीडेंट हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर आपको बेड पे रहना है। हाँ। पैर टूटा, पैर ठीक हुआ, फिर आप चलते हैं। वैसे आपको एक बीमारी हुई, बीमारी ठीक हुई, फिर अपने काम पे आप चलिए। बिल्कुल उसको भूल जाइए। थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी आएगी, आप समझिए कि हाँ ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट था, उसको एक्सेप्टेंस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। जी सर, आज का यूथ जैसे मैंने बताया कि गुटखा पान मसाला स्टार्ट कर देता है दोस्तों के प्रेशर में या इन्फ्लुएंस होके, फिर उसे एहसास होता है कि नहीं ये तो बहुत ही नुकसानदेह है, अब तो कॉस्टली भी हो गया है। क्विट करना चाहे तो कहाँ से करे, स्टार्ट कहाँ से करे सर? ये थोड़ा सा गाइड करिए। क्विट तो जब आपको लगे क्या, वैसे तो नहीं करना चाहिए। हाँ जी। या 2 तरीके हैं उसको समझने के। जी। एक, जब भी हम कुछ खा रहे हैं, मान लीजिए हम चीनी ही खा रहे हैं, आप चीनी कब क्विट करते हैं? जिस दिन आपको डायबिटीज हो गई। हाँ। ठीक, डॉक्टर खुद मना कर देगा। जिस दिन रिपोर्ट में आता है कि आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, आपको शुगर, आप चीनी छोड़ देते हैं। वैसे जिस दिन आपको लगे कि अब नुकसान कर रहा है,
हमारे मुंह में बार बार छाले आ रहे हैं, जलन हो रही है, तो आप छोड़ दें। उससे पहले की भी स्टेज है कि आपको वैसे जिस दिन आपको लगे कि अब छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोड़ने में बहुत तकलीफ़ें नहीं होती कि आपको लगे कि नहीं छोड़ने के बाद हमको कुछ तकलीफ होनी है। अगर कोई तकलीफ होती है 2-4 दिन 5 दिन, मोस्टली तकलीफ जो होती है, अगर इसको ऐसे बांटे, 2 तरीके की एडिक्शन होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। जी। जितना हमारे गुटखा सिगरेट हैं, ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल मतलब आप सिगरेट पीने वालों को देखेंगे तो वो जब खाली हैं तभी सिगरेट पियेंगे, या कुछ करने को नहीं, लाओ सिगरेट पी लें, थोड़ी सी स्ट्रेस हुई सिगरेट पी लें। वो उनकी नीड नहीं है, वो बस साइकोलॉजिकल नीड है कि हम पी लेंगे ठीक हो जाएंगे। वो मेरे दिमाग में बना हुआ है कि हम अभी जाएंगे बाहर, सिगरेट पी लेंगे, नॉर्मल फील करेंगे। या हम किसी का वेट कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, लाओ सिगरेट पी लें टाइम पास के लिए। तो ये एकदम साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल चीज़ को छोड़ना बिल्कुल आसान है, 1-2 दिन तकलीफ होगी, नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा अल्कोहल है। अल्कोहल फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में जब विड्रॉल सिम्टम आते हैं, अल्कोहल वाले आदमी को देखा होगा, जब भी वो छोड़ने की कोशिश करता है तो अचानक से बीपी फ्लक्चुएट करेगा, उसको इरिटेशन होगी शाम में। खासकर जो रेगुलर हैवी ड्रिंकर हैं उनको नींद नहीं आती है, तो वो नींद के लिए पीते हैं कि बस 2 घूंट पी लेंगे, नींद आ जाएगी। वो इसलिए बिल्कुल हल्ला मचाएंगे, लोगों से लड़ते हैं कि उनको कोई दे दे वो सो जाए। तो इनमें तकलीफ आती है। इनको भी धीरे धीरे दवाओं से कंट्रोल करके ठीक किया सकता है। अमूमन 15 दिन से 1 महीने लगते हैं, ये भी चीज़ ठीक हो जाती है। सर, क्विट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में? कुछ खास चेंजेस नहीं आते। क्विट करने के बाद सबसे अच्छे चेंजेस यही आते हैं कि आप हेल्दी महसूस करते हैं जी, आपकी ओवरऑल हेल्थ सुधर जाती है। सर, दिल की बीमारी के मरीज कौन कौन सा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं डेंटल में? दिल की बीमारी के मरीज को पहले हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं जी। दिल की बीमारी के मरीज 3, एक जिनमें सिर्फ दवाइयाँ चल रही हों, छोटी सी कार्डियक डिजीज हो, वो दवाओं पे हों। दूसरे हुए जिनमें एक ऑपरेशन हो चुका हो, छल्ला पड़ा हो या एंजियोप्लास्टी हो चुकी हो। तीसरे हुए जिसमें पेसमेकर लगा हो। जी। तीनों का पहला एक जवाब है कि ट्रीटमेंट तो किसी भी करा सकते हैं। अगर हाँ एंजियोप्लास्टी अगर हो रखी है तो 6 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। तो पहला सेगमेंट दिखते हैं जिसमें दवाइयाँ चल रही हैं। दवाइयों के साथ कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, बस सर्टेन प्रोटोकॉल हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आपकी जो कार्डियक में दवाइयाँ चलती हैं मोस्टली ब्लड थिनर चलती हैं, खून को पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं। जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो उसको बताएं कि हमारी ये दवाई चल रही है। वो उसको या तो 3 दिन के लिए रोक देगा, 3 से 5 दिन के लिए। खुद भी अगर जाने से पहले कोशिश करें, जांच करा लें, कोगुलेशन प्रोफाइल, PTI, NR या IPTT। अगर वो ठीक है तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरा एक WHO का प्रोटोकॉल है। इन तीनों फेज में से किसी फेज में आप, चाहे आपकी दवा चल रही हो, आप ऑपरेटेड हो या पेसमेकर लगा हो। हाँ। WHO की गाइडलाइन है, जब भी आप कोई डेंटल ट्रीटमेंट या माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाएं, 1 ग्राम एमॉक्सिसिलिन लोडिंग डोज 1 घंटे पहले ले लें। ये आपको फर्दर होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी। इनफैक्ट जैसे जब कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं ना तो आपको बैक्टीरिया काज होता है, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ सडन बढ़ती है। हाँ। क्योंकि एक उसका घर था। जिससे आप मधुमक्खी के छत्ते को अगर छेड़ें तो वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा आपको बचाने के लिए। सेम है कि आप वो एक घर बना हुआ था, आप उसको छेड़ रहे हैं। तो शुरुआत में कोई भी ट्रीटमेंट करने पे वो बैक्टीरियल ग्रोथ सीधे हावी होती बढ़ती है, तो उनके थ्रू ट्रेवल करके हार्ट तक जाती है। तो इसको बचाने के लिए आप लोडिंग डोज एक एंटीबायोटिक का ले लेते हैं। अब क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए, जैसे पहले डिस्कस कर लिए हम लोग, एंजियोप्लास्टी या सर्जिकल गए हुए हैं, 6 महीने तक बस आपको अवॉइड करना, 6 महीने साल भर। फिर कार्डियोलॉजिस्ट के कंसल्ट के बाद आप सारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई भी हो। बचा पेसमेकर। पेसमेकर जब भी किसी के हार्ट में लगता है तो पेसमेकर का काम है स्पंदन देना, मतलब हार्ट बीट को देना, मतलब वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। तो जब भी कोई ट्रीटमेंट ऐसा हो रहा है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे स्केलिंग हो गई, दांत की सफाई, अगर वो मशीन से हो वो भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, तो ये ट्रीटमेंट अवॉइड करना होगा। अब आपको लगे नहीं एकदम इमरजेंसी है, कराना ही कराना है, तो भी ये भी करा सकते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रीटमेंट। बस आपको ये करना होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट से या जिसने भी उसको देखा उससे बात करके उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और कर सकते हैं जी। तो कार्डियक पेशेंट भी सारे ही डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी सर, एक और बहुत ही कॉमन बीमारी है स्पेशली यंगस्टर्स में, TMD का पेन। TMD मतलब हुआ टेम्पोरोमैंडल डिसऑर्डर। जैसे शरीर में सारे जॉइंट हैं, तो किसी को घुटने में तकलीफ होती है, किसी को एल्बो में तकलीफ होती है, क्योंकि ये सारे जॉइंट चल रहे हैं जी। तो ये तो कम चलते हैं, सबसे ज़्यादा ये वाला जॉइंट चल रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं जी। ठीक,
तो मोस्टली ये है कि हमारे नीचे का जबड़ा मूवेबल होता है, ऊपर का जबड़ा फिक्स होता है। ये भी एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं जी। तो आपकी आदत है कि जब भी स्ट्रेस या इस तरह से कर रहे हैं तो आप क्लिंचिंग करते हैं। हाँ। तो मसल प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो मसल टोन बढ़ा रहे हैं, उससे आपको यहाँ आपके बोन पे इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। तो हमारे हड्डियों में जैसे पैर की हड्डी में ग्रीस होता है, वैसे यहाँ पे भी एक ग्रीस होता है, इसको सेनेबल फ्लूइड बोलते हैं, और एक गद्दी नुमा स्ट्रक्चर होता है जो फ्रिक्शन से बचाता है। तो धीरे धीरे जब आप प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है उस पर, तो उसका ग्रीस कम होने लगता है। तो सबसे पहला सिम्टम आएगा आपको कि हल्का फुल्का माइल्ड सा हैवीनेस, आप बताना शुरू करेंगे कि नहीं हमको हैवीनेस लगता है। मॉर्निंग में आँख के नीचे तकलीफ होने लगेगी। दूसरा आप ये कहेंगे कि हमको खोलने या बंद करने पे कट कट की आवाज़ आती है। हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन कंप्लेन। अब चूंकि आज के टाइम में टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक्सेप्टेंस है जी। कट कट की आवाज़ अगर विदाउट पेन है तो किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन अगर आप अपने लाइफस्टाइल में करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। सर जैसे क्या बिहेवियर? स्ट्रेस कम लें जी, एक्सरसाइज करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, मतलब जबड़े के लिए आप उसकी मालिश करें, उसको भी रेस्ट दें। और अगर आपका एक बहुत कॉमन सा है कि अगर दांत घिस गए हैं, जैसे बहुत लोग को आदत होती है कि ब्रक्सिज्म जिसको बोलते हैं, रात में दांत किटकिटाने की, या कुछ लोग को नेचुरली ही बहुत जल्दी लॉस हो जाता है ऊपर की लेयर पूरी दांत की। तो दांत जब आप बंद करते हैं, जैसे हम जमीन पे खड़े हैं तो हमारे दोनों पैर हार्मोनी में होंगे एक साथ। अगर एक पैर हमारा छोटा कर दिया जाए तो हम थोड़ा टंग जाएंगे, एक साइड शिफ्ट होंगे। वैसे जबड़े के साथ भी है। अगर अक्लूजन मतलब जहां हमारे दांत बैठ रहे हैं उनकी हार्मोनी में कुछ भी चेंज हुआ है तो उसका पूरा फर्क हमारे मसल पे जाएगा, क्योंकि हमारा एक साइड झुक जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ हम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। वो हमें शुरुआत में इनिशियली पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 हमारा डिसबैलेंस बिगड़ता गया है, तो वो पेन के रूप में कन्वर्ट होकर आता है, जिसको नॉर्मल MPDS TMD सब बीमारियां बोलते हैं। तो उसको अगर ऐसा है तो उसको करेक्ट कराएं, ये करेक्ट हो जाते हैं, लाइलाज नहीं है। नॉर्मल आप अक्लूजन अचीव करेंगे, करेक्ट हो जाते हैं। जी। एक बहुत ही स्पेशल बीमारी है जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। सर इसके बारे में कुछ बताइए। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मोस्टली डेंटल ओरिजिन में क्या होता है कि कुछ पेशेंट जैसे आप मेरे पास आए या आपके यहाँ भी रहे होंगे, कि वो कहते हैं कि हमको दांत निकलवाते चले गए, दांत का दर्द खत्म नहीं हुआ। बेसिकली वो दांत का दर्द नहीं होता, नर्व का पेन होता है। कुछ लोग ये कंप्लेन कि दांत नहीं भी है तो भी हमको करंट जैसा झटका मारता है जी। अब ये होता क्यों है? इसके पीछे एक फिजियोलॉजी, जहाँ जैसे हमारे नर्व जो हैं सर से निकली पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई करती है, जो चेहरे को सप्लाई करती है उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। तो जो अपने फोसा गैंग्लियन से निकलती है, सेमिनल गैंग्लियन से, तो ये सब जितनी नर्व है माइलिनेटेड, मतलब माइलिनेटेड नर्व का हो, जैसे घर में आपकी वायरिंग है जी, तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग है। हाँ। तो वैसे इसके ऊपर भी एक कवरिंग है, इसको बोलते हैं माइलिन सीथ। उसके नीचे छोटे छोटे अर्थिंग वाले वायर जा रहे होंगे, देखा होगा घर में, तो वो नंगे होते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। सेम इसका भी ऐसा है। अब ऊपर इनके कुछ कुछ आर्टरी चल रही हैं, सेरेब्रल आर्टरी, वेस्सल आर्टरी बोलते हैं। तो वो क्या करती है, या कोई हमारे ब्रेन में ट्यूमर हो तो वो इस पर प्रेशर डालने लगते हैं। लगातार प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि हमारी जो ऊपर की कवरिंग है वो छिल गई, ये भी खुल गए, नीचे नंगा तार पहले से बैठा हुआ है। वो जब भी वो टकराएंगे तो उसका क्राइटेरिया इलेक्ट्रिक शॉक लेग पे वो करंट जैसा पेन मरता है। वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, 1 से 2 मिनट के लिए, वो जान निकालने के लिए काफ़ी है जी। इसीलिए इस बीमारी को सुसाइडल डिजीज भी करते हैं। इतना पेन होता है कि लोग ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो ट्रिगर पॉइंट होते हैं उनके, कि वो मोस्टली उनका चेहरा फ्रोजन हो जाएगा, मतलब वो हंसेंगे नहीं, वो खाते समय बहुत एहतियात बरतेंगे कि वो पॉइंट ना छू जाए कि वो ट्रिगर कर जाए, क्योंकि वो पेन बहुत बर्दाश्त के बाहर होता है। सर इसका इलाज? मेडिसिनल थेरेपी है। अगर आप डायग्नोस हो जाते हैं, डायग्नोसिस में MRI वगैरह करा के आप देख लेते हैं, क्लिनिकली भी है। डायग्नोस होते हैं, एक दवा आती है टेग्रीटॉल, कंपोजिशन है कार्बाजेपिन, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। अब आजकल सर्जरीज भी हैं। अगर आपका एग्जैक्ट इटियोलॉजी मतलब कॉज पता चल जाता है तो आप सर्जरी के थ्रू भी जाते हैं। सर्जरी में जैसे दोनों तार लड़ रहे हैं, उन दोनों को अलग करके बीच में कुछ सीट डाल देनी है, उसको जेनेटा प्रोसीजर बोलते हैं, वो आप करा सकते हैं। बिल्कुल। और ये इजीली सर किसी भी सिटी में हो जाता है? आजकल तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह हो जाता है। बाकी दवाओं से भी लाभ हो जाता है, लेकिन हाँ, इनकी दवाओं के साथ एक तकलीफ है कि दवाएं पूरी लाइफ टाइम वो खानी पड़ती हैं। जी सर, सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि अगर उनको पता चल गया है कि उनको ये बीमारी है तो सबसे पहले अपने पास के डेंटिस्ट के पास पहुँचे। बिल्कुल।
सर एक और कॉमन बीमारी है जिसमें लोग कंप्लेन करते हैं कि हम खाना खा रहे थे और हमारा जबड़ा अटक गया। सर इसमें क्या होता है? ये टीएमडी के कंटिन्यूशन में ही कर लेते हैं इसको। जी। जैसे आपने बताया कि टीएमडी बहुत लोगों को दर्द रहता है। अब जबड़ा आपका घिसा, आपके कमरे में दरवाजा जो है उसकी एक लिमिट होगी, आपका घर का गेट हो जी। उसकी लिमिट होगी। हाँ। आप उसको लट्टू की तरह नहीं जा सकते, वो एक डायरेक्शन में खुलता होगा और उसका जाके बंद होता होगा, उसकी लिमिट होगी। हाँ, इतना ही जा सकता है, इसके बियॉन्ड दीवार में तोड़ने लगता है वो। सेम आपके जबड़े के साथ है, उसकी एक लिमिट है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में या कैसे, जब हमारा फ्लूइड खत्म हो गया तो फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है जी। तो पीछे एक हड्डी बनी होती है, आगे एक हड्डी बनती है जबड़े के बाद, जो उसको लिमिट कर रही होती है। जबड़ा खुलने की वजह क्या हो कि अब वो हड्डी इतनी घिस गई है कि आपका जबड़ा आगे आ जा रहा है और पीछे जा नहीं पा रहा है, वो आगे आके फंस गया। कुछ लोगों में ये नेचुरली हील हो जाती है कि मतलब वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इतनी घिस गई कि थोड़ा सा एडजस्ट करके खुद सेल्फ करेक्टिंग होता है, कट से किया उन्होंने वापस आ गया। कुछ लोगों में वो चुपचाप आगे आ गया। अब आगे आ गया तो उसको बोलते टीएमजे डिसलोकेशन। घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, खुद ठीक करने की कोशिश ना करें कि दवा की ठीक करें, कोई सीरियस इंजरी हो सकती है। अपने पास में किसी डेंटिस्ट से मिलें, वो ठीक कर देगा आपको। जी। सर कटे फटे होंठ, तालू अगर ये हैं तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर्जन के पास जाना चाहिए या ओरल सर्जन के पास आना चाहिए? सबसे पहले दिखाना चाहिए, किसी को दिखाएं, लेकिन दिखाएं जी। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ना हाँ। कि वो स्टीम से जुड़ी है। हाँ। अभी बच्चा छोटा है तो पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, आजकल अच्छा दिखने की इतनी होड़ है, जी। आप उसके बारे में सोचिए। जो अच्छा नहीं दिख रहा होगा, वो ओठ फटा लेके या तालू कटा लेके घूम रहा है, उसका मनोबल कैसा होगा? हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होगा। तो वो दो तरीके से बिहेव करेगा, या तो एकदम डल बिहेव करेगा, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, या तो वो एकदम बदमाश होगा कि कोई उसके बारे में पूछे ही ना। दो ही रास्ते होते हैं अपने चीज को छुपाने के। बिल्कुल। आप शुरुआती दौर में अगर हैं, आजकल तो इतनी संस्थाएं हैं जो उसका इलाज करा रही हैं, स्माइल ट्रेन है और यूएस के कई एनजीओज हैं जिसके पीछे पड़े हैं। आप आराम से उसमें एनरोल कराएं, जितनी जल्दी हो इलाज कराएं, ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये परेशानी अगर शुरुआत में बच्चे में होती है, तालू में आप अगर तालू आपस में नहीं जुड़े हैं तो बच्चा फीड भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप फीड तो सक्शन के थ्रू करते हैं। तो शुरुआत में फीडिंग अप्लायंस बनते हैं, ऑपरेट कराएं, बिल्कुल नॉर्मल है लाइफ, आसानी से इलाज संभव बिल्कुल है। शुरुआत में कराएंगे, बच्चे की एक्सपेंडिचर ठीक रहेगी, आगे लाइफ ठीक रहेगी, उसका कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, इलाज भी ठीक होगा। जी। सर कभी कभी ऐसे केसेस भी आपके पास आते होंगे जिसमें एक्सीडेंट हुआ और दांत टूट के गिर गया। हाँ, तो सर ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? मोस्टली ऐसे केसेस में करें अगर दांत आपका ठीक ठाक है, जी। पूरा का पूरा निकल गया, फ्रैक्चर्ड नहीं है, हाँ। उसको रख लें। रखे कहाँ? रखे कैसे? हाँ। सबसे बेस्ट मीडिया होता है पेशेंट का अपना मुंह, सलाइवा, वो सबसे बेस्ट मीडिया है उसको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन उसकी टाइमिंग है, ये नहीं कि आप 3-4 दिन तक रख लिए। उसको 1 घंटे के अंदर आसपास कोई भी नियरेस्ट डेंटिस्ट के साथ मिले, वापस उसको री इम्प्लांट किया जा सकता है। किया जा सकता है? किया जा सकता है, वही दांत आपके लग सकते हैं। हाँ, बस उसकी वाइटलिटी चली जाएगी तो बाद में इलाज करा के ठीक हो जाता है, लेकिन वही दांत इस्तेमाल हो जाते हैं। दूसरा मीडिया है, अगर सलाइवा आपको नहीं मिल रहा है, सलाइवा तो मिल ही जाएगा, मतलब दूध में भी आप जा सकते हैं कि अगर मिल्क घर में रखा है, मिल्क के बर्तन में रख सकते हैं, क्योंकि मुंह में कभी कभी चोट लगी तो इतना ब्लड आ रहा है तो समझ नहीं पाते क्या करें। सर डेंटल इम्प्लांट आजकल कॉमन हो रहा है, तो सर क्या ये हर एज ग्रुप के लोग करा सकते हैं? एक सवाल आपसे कि दांत किस एज में जाते हैं? बुढ़ापे में। तो इनके लिए ये अच्छा। तो सबसे बड़ा मिथ है कि हमारी एज ज्यादा है, इम्प्लांट नहीं कराएंगे। इम्प्लांट नहीं करा सकते। यूजुअली देखा है, नॉर्मल अगर बात करें तो 20 साल 24 साल के बच्चे का हमारे आपके दांत नहीं गए हैं। जी। तो उन्हीं के लिए आया था कि जिनके दांत नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली किसी यंग में भी जा रहे हैं तो करा ही सकता है। हाँ। लेकिन किसी भी एज में आप करा सकते हैं। जी। सर कैप लगवाने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि एमआरआई नहीं कराना चाहिए। आजकल तो ऐसे ही मटेरियल हैं जो एमआरआई में ठीक हैं। जैसे सिरामिक आता है, ऑल सिरामिक है, जरकोनिया है। लेकिन हाँ, कोई भी मेटल का कैप हो आपका, आप एमआरआई के लिए जा सकते हैं। सिर्फ अपने टेक्नीशियन को, रेडियोलॉजिस्ट को ये चीज़ बताएं कि हमारे मुंह में ये कैप लगी हुई है। बस उस रीजन का अगर एमआरआई होना है, सपोज कीजिए हमारे मुंह में कैप लगी है, हमारे उसी जबड़े का एमआरआई होना है, तो वो इंटरफेरेंस पैदा करेगा, बाकी कुछ नुकसान ऐसा नहीं करता एज सच। जी। बच्चों में दांत कब निकलवाना चाहिए? बच्चों में दांत तभी निकलवाना चाहिए या तो वो जो परमानेंट से उसके सक्सेसर टूथ हैं उनका टाइम पूरा हो गया, वो जान ही रहे हैं जी। सक्सेसर टूथ की जगह के लिए, या वो अपनी जगह से हट गए हैं,
अपने समय के बाद भी वो टिके हुए हैं अपनी जगह पे। दूसरा, या तो इतने ग्रॉसली कैरियर्स, मतलब इतने इन्फेक्टेड हो चुके कि उनको रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है तभी। जी। और अगर दांत निकलवाएं समय से पहले, अगर आप दांत निकलवा रहे हैं बच्चों के, तो उसकी जगह स्पेस मेंटेनर होता है, क्योंकि इस दांत का काम भी, दूध के दांत का काम स्पेस को ही मेंटेन करना है। ये कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, खाने में आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन स्पेस मेंटेनर अपने सक्सेसर टूथ को जगह दे रहा है कि उसी जगह पे तुम भी आओ। तो आप पहले निकलवा देते हैं अगर ये दांत, तो आपकी क्राउडिंग, मतलब दांत का मूवमेंट इधर से उधर हो सकता है। उसको बचाने के लिए उसको स्पेस को मेंटेन करें। तो आजकल तो अच्छे अच्छे स्पेस मेंटेनर आ रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। सर, दूध के दांतों को बचाना जरूरी है? एग्जैक्टली सेम सवाल है कि वो अपने सक्सेसर टूथ को जगह देंगे, तो अगर उनको बचाया जा सकता है टाइमली तो ठीक है, अपने टाइम तक रखना चाहिए। रूट कनाल लोग बोलते हैं कि नहीं, बच्चों में नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल कराएं। जी। और सर, जैसे आपने बोला कि स्पेस मेंटेनर लगा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का ऑर्थो ट्रीटमेंट हो गया। इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स, हाँ, जो बच्चों का देखभाल करते हैं जी। तो उसमें आप जाके करा सकते हैं। सर, बच्चों में कैविटी होने के क्या क्या मेन रीजन होते हैं? साफ सफाई न करना। मोस्टली बच्चों में कैविटी कैंसर में देखा गया है। जैसे बच्चा 10 दिन से दूध पीना स्टार्ट करे, मतलब बॉटल से जिससे आप पिला रहे हो, आप उसी दिन से उसकी सफाई चालू करिए। जी। और दूसरा, बॉटल फीडिंग जितनी जल्दी बच्चे की कम करा पाएँ आप, उतनी जल्दी छुड़वा दें। चम्मच, ग्लास, कटोरी, इन सब का इस्तेमाल करें। जी। क्योंकि बच्चा रात में, जो भी बॉटल फीडर है, रात में लगा के वो आप अपनी सहूलियत के लिए छोड़ देते हैं, तो पूरे टाइम मुंह में चिपका ही रहता है, आप उसको साफ नहीं करते, तो कैविटी के इंसिडेंट बढ़ते हैं। जी। सर, सोते समय अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो सर क्या इसका हमारे डेंटल में भी बिल्कुल कोई रोल है? आपका एयरवे, हमारा मुंह नाक की एयरवे है, तो एक पर्टिकुलर हमारे एयरवे के लिए हमको मुंह खोलने की हाइट दी गई, उसी रास्ते से हमारा एयर जाना है। तो एक पर्टिकुलर हाइट और विड्थ बनी हुई है। जी। जब भी हमारी हाइट, वर्टिकल हाइट रिड्यूस होती है, तो हमारी एयर सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कम मिलेगा। हमारी नींद क्यों खुलती है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। मोस्टली नींद तब खुली जब हमारी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, तो हमारा ब्रेन जग जाता है। हाँ। कि हमको मिल नहीं रहा है, तो उठ गए बार बार, और सांस लेने की तकलीफ हुई आपको। उसके लिए आजकल अप्लायंसेस भी आते हैं जो आप यूज़ करें, कि वो उनका काम नहीं है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट छोटा सकरा हो गया है उसको खोल देते हैं और वर्टिकल हाइट बुक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक ठाक लाइफ स्ट्रेटजी है। सर, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि डेंटल क्लिनिक कितना फ्रिक्वेंटली विजिट करना चाहिए? अगर कोई प्रॉब्लम है तब तो विजिट ही कर रहे हैं, नहीं है क्या तो भी विजिट करना चाहिए? एटलीस्ट 6 मंथ पे तो एक बार दिखाएं। 6 मंथ पे एक बार। बिल्कुल। नवंबर दिसंबर में स्पेशली जो शादियों का सीजन होता है, उसमें ज़्यादातर लोग स्केलिंग कराने की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे दांत कम से कम शादी की फोटोज में सुंदर दिखे। सर, क्या ये माइंडसेट अच्छा है? माइंडसेट अच्छा, ठीक है, किसी ना किसी बहाने एटलीस्ट साफ तो हुआ, करा रहे हैं, बट उसे उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। एटलीस्ट साल में एक बार तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि आप पूरे शरीर पे ध्यान दे रहे हैं। जी। बाल, आँख, नाक, सब पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ बीमारियां साइलेंट हैं और कैंसर जैसे ही खतरनाक हैं। तो दांतों का ट्यूमर, जो हमारे जबड़े के ट्यूमर्स हैं, जी, ठीक है, उनको पता नहीं चलते, लेकिन वो अंदर ही अंदर ग्रो करते रहते हैं। जैसे उसमें ऑस्टियोब्लास्टोमा आ गया, अमीलोब्लास्टोमा आ गया, सीमेंटोब्लास्टोमा आ गया, कुछ सिस्टिक लीजन है, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट है। ये सब इतने एग्रेसिव लीजन हैं, अगर आप टाइमली इनको डायग्नोज नहीं हुआ है, पता नहीं चला है, तो आपको जबड़े काट के हटाने तक की नौबत आ सकती है। तो ये भी उतनी ही सीरियस ना कैंसर है जी। इसको आप हमेशा दिखाएं। और ये मोस्टली, अगर आपके मुंह में कोई दांत ऐसा है जो आना चाहिए तो वो नहीं आया है, तो आप भी कहता नहीं है, नहीं मुंह में जन्मजात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। 90% चांस है कि वो आया होगा, लेकिन आपके ओरल कैविटी में इरप्ट नहीं हुआ, मतलब मुंह में दिख नहीं रहा है, तो वो कहाँ पड़ा है, इसकी जांच और उसके साथ अगर वो कहीं पड़ा हुआ है तो उसके साथ कुछ भी ट्यूमर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे थर्ड मोलर, जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, आजकल जब जबड़े का साइज छोटा हो रहा है तो मोस्टली लोगों में इरप्ट नहीं होता, तो उसके साथ ही एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, इसको डेंटेरस सिस्ट बोलते हैं। जी। तो आपको जब भी लगे तो एक बार कोई चीज मिसिंग है या ऐसी कोई तकलीफ हो रही है, आप दिखाए जरूर, एटलीस्ट एक एक्सरे करा के देख लें 1 साल में एक बार, कि कुछ ऐसा तो नहीं हमको बीमारी है जी, क्योंकि ये बिल्कुल साइलेंट है। आपको बताएंगे नहीं, तभी बताएंगे जब बिल्कुल बड़े हो चुके होंगे, जब खतरा बढ़ जाएगा। जी सर, अगला सेक्शन है हमारा मिथ्स एंड फैक्ट्स का, तो सर इसको स्टार्ट करते हैं। सर, पहला मिथ ये है कि स्केलिंग कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं। नहीं, नहाने से शरीर नहीं जाती। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है।
सर दूध के दांत तो गिरने ही हैं, तो फिर इलाज क्यों कराना? स्पेस मेंटेनेंस के लिए। सर जैसे? दूध के दांत जैसे अगर पहले ही चले जाएंगे तो हमारे दांत में जो परमानेंट टूथ आ रहे हैं उनको उस जगह नहीं मिलेगी, तो वो टेढ़े मेढ़े आ सकते टेढ़े मेढ़े हैं। आएंगे, तो वो सक्सेस टूथ को जगह देते हैं। सर अगर माउथ वॉश कर लिया तो ब्रशिंग की जरूरत नहीं है? नहीं, मिथ है ये? बिल्कुल मिथ है। जी। अगर दर्द नहीं है तो सर दांत हेल्दी है? नहीं, बहुत से लीजन ऐसे हैं जो क्रोनिक, 2 फेज का लीजन होता है कि एक्यूट बोलते हैं क्रोनिक। शुरुआत में जैसे छोटी मोटी सेंसिटिविटी हुई तो आदमी कहता है कि ठीक है हुई और खत्म हो गई, वो वार्निंग साइन है। जैसे हमको फीवर हुआ तो हमारा शरीर बता रहा है कि थोड़ी सी हमें कहीं तकलीफ है, बीमार हैं हम, सावधान तो हो आप जाना दिखाते चाहिए। हैं। तो वही सेम वार्निंग साइन वो भी देता है, उसको अवॉइड कर लिया, वो धीरे धीरे ऐसा कुछ बन गया कि आप पता नहीं चलता, फिर आप कहते हैं कि नहीं पहली बार हुआ है, लेकिन नहीं, वो वार्निंग साइन जरूर देता है। सर तंबाकू कम मात्रा में सेफ है? किसी भी मात्रा में सेफ नहीं जहर। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। सर ओरल कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को होता है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कोई नशा नहीं करते, किसी भी तरीके का नहीं है, लेकिन उनमें ओरल कैंसर कॉमन है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कुछ भी इरिटेशन तंबाकू से हो रही हो, या कोई आपने दांत लगवाए हैं उससे हो रही हो, या बार बार गाल कट रहा हो, किसी भी चीज़ की इरिटेशन ये कैंसर का कारण हो सकती है। सर मुंह के छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसके लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या ये मिथ है या फैक्ट? फैक्ट है, अगर 1 वीक के अंदर ठीक हो रहे हैं तो हाँ ठीक है। जी। सर अगला मिथ है कैंसर का मतलब डेथ? नहीं, जी। कैंसर का मतलब इलाज। कैंसर का मतलब इलाज है, डेथ नहीं है। सर प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए, अगर इमरजेंसी है कराना चाहिए, और ओवरऑल एटलीस्ट चेकअप तो कराते ही रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। सर अगला मिथ ये है कि हैबिट टोबैको गुटखा क्विट करने के बाद इसके जो प्रभाव होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं? कुछ के तो नहीं होते, जैसे फाइब्रोसिस हैं, गुटखे के प्रभाव जी। या स्मोकिंग के प्रभाव रिवर्सिबल नहीं है। हाँ, उनका ये चीज़ है कि उनको रोका जा सकता है कि जहाँ तक आए हैं उसी पे रुक जाएं, जी। उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। सर एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि हमने दांत उखड़वाया और हमारी आंखों की रोशनी चली गई। ये तो मिथ है। ये मिथ है जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर अगला मिथ है कि बच्चों को मीठा खिला दिया, चॉकलेट खिला दिया तो इसी वजह से कैविटीज़ हो रही हैं। मीठा खाने से कैविटी नहीं होती, जैसे मीठा खाने से शुगर नहीं होता, वैसे मीठा खाने से कैविटी नहीं होती। जी। बस ये है कि उसको साफ रखें और मात्रा लिमिटेड रखें, ऐसा नहीं कि दिन भर खा रहे हैं, और जब भी आप खाएं उसको साफ करें, ठीक रहेगा। सर अगला मिथ है कि क्या बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है? नहीं, अगर आप जांच नहीं कर, मेरे ब्लड में अगर शुगर है हाँ। और हम किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जांच कराने चले गए, उसने शुगर निकाल दिया तो उसकी गलती नहीं, वो तो मेरे में पहले से है। हाँ। तो जांच की कोई गलती नहीं है। सर ऑर्थो ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं? नहीं, अब तो सस्ते हैं, आराम से घर बैठे इलाज हो जा रहे हैं। जी। सर कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है? नहीं जी। पहले एक टाइम पे था, अब तो नहीं। अब नहीं है। सर अगला सेक्शन है हमारा रैपिड फायर सेक्शन, जल्दी जल्दी इसे करेंगे। दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार। सर रात में ब्रश करना ज़्यादा जरूरी है या सुबह रात में? जी। सर अगला इसका सवाल ये है, मतलब नहीं कि दिन में ना करें, करें। जी करें। सबसे ज़्यादा कैविटी किससे होती है? सबसे ज़्यादा कैविटी मुंह को गंदा रखने से। जी। सर स्केलिंग पेनफुल होती है? बिल्कुल नहीं। सर मुंह से बदबू आने का सबसे कॉमन कारण क्या है? पुअर ओरल हाइजीन। सर तंबाकू से सबसे पहले कौन सी बीमारी आती है? तंबाकू से सबसे पहले आपको छाले, फाइब्रोसिस, जो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। सर ओरल कैंसर किस हैबिट से सबसे ज़्यादा होता है? मोस्टली तो तंबाकू है। जी। सर दूध के दांत जरूरी हैं? बिल्कुल। सर पायरिया से दांत गिर जाते हैं? हाँ। प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट सेफ है? बिल्कुल सेफ है। सर दांत की सफाई के साथ साथ टंग की सफाई भी जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। सर क्विट करने का सबसे अच्छा समय? आज से। सर कैंसर अर्ली स्टेज में क्यूरेबल है? कैंसर हर स्टेज में क्यूरेबल है, अनटिल अनलेस बहुत से वाइटल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व ना किया हो। जी। सर स्माइल हेल्थ बॉडी हेल्थ से जुड़ी है? बिल्कुल जरूरी, यही गेटवे है। जी। अगर ये ठीक नहीं है तो बॉडी ठीक हो ही नहीं सकती। सर अगर गाल में पीले दाने हैं तो क्या ये कैंसर का कारण है? सर गाल में अगर वाइट कलर की धारी है तो क्या ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जी। सर अगला और आखिरी सवाल है कि हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज? साफ रहें, स्वस्थ रहें, बस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आज के एपिसोड का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये रहा कि मुंह की प्रॉब्लम्स को कभी छोटा मत समझिए।
रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराइए, सिर्फ स्माइल के लिए नहीं, हेल्दी रहने के लिए भी। याद रखिए, एक्शन ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। सर से उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए विवेकानंद पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में हफ्ते के 6 दिन और इंदिरा नगर स्थित उनकी क्लिनिक कंप्लीट डेंटल केयर में हफ्ते के 7 दिन जाकर आप उनकी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं और किसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। इन केस कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, आपके सवालों के जवाब डायरेक्टली सर से आपको मिलेंगे। और हाँ, अगला डिस्कशन आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आज का एपिसोड आपको स्पेशल लगा हो तो उसे ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। शायद आपका एक शेयर किसी को अवेयर कर सकता है और किसी को टाइमली ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट कर सकता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।